गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएसटी बडीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और हम लोगों ने देखा था फेडरिक टेलर का प्रिंसिपल्स। आज हम लोग देखेंगे फेडरिक टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स। ओके, सो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। साइंटिफिक टेक्निक क्या क्या है? तो सबसे पहला टेक्निक आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। क्या है फंक्शनल फॉर्मेनशिप? तो टेलर सजेस्ट करता है कि किसी भी फैक्ट्री में हमेशा दो डिपार्टमेंट होना चाहिए। फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये इसलिए कि टेलर को ऐसा लगता है, टेलर को ऐसा लगता है कि वर्कर्स है ना, वर्कर्स का और प्रोडक्शन का बनाने का बर्डन सब एक आदमी पे नहीं होना चाहिए। अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो उन पे प्लानिंग का बर्डन नहीं होना चाहिए, उनको प्लान करके हर चीज दो, ठीक है। और अगर प्लान करने वाले लोग हैं तो उन पे ये नहीं होना चाहिए कि आखिर प्रोडक्शन होगा कैसे, तो अलग अलग काम को वो डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम अ बर्डन ऑफ प्लानिंग, दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट, उन्हें अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और प्रोडक्शन कैसे होगा वो देखना चाहिए। सो टेलर जो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को सेपरेट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है। देखिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट में उनका मानना है कि टोटल 8 लोग होने चाहिए, 8, 4 इसमें 4 इसमें, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होगा? जो चीजों को इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये काम करना कैसे है, ठीक है। ये काम को पर्टिकुलर काम है, इसको आपको करना कैसे है, क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो सारा चीज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताएगा। नेक्स्ट इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क मतलब राह, कैसे आपको आखिर अचीव करना है, रूट क्लर्क आपको रास्ता बताएगा। नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या है कि टाइम वाले काम ना बताएगा कि कोई भी काम आपको कितने टाइम में होना चाहिए और कितने कम कॉस्ट में होना चाहिए, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपको बता देगा। और ये हर चीज डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग से 4 लोग। इसमें है, सबसे पहले आता है हमारा स्पीड बॉस। कौन आते हैं? स्पीड बॉस। स्पीड बॉस में आता है कि कोई भी पर्टिकुलर काम आप कितने स्पीड में कर रहे हैं, कहीं वो बहुत धीरे धीरे तो नहीं हो रहा है, वो एक स्टैंडर्ड टाइम लिए हुए है ना, तो वो स्पीड बॉस वो देखेगा। नाउ नेक्स्ट इज गैंग बॉस। गैंग बॉस उसको कहते हैं जो रिसोर्स का बात करता है। किसका बात करता है? रिसोर्स का, है ना, रिसोर्स का। गैंग बॉस जो है रिसोर्स, यानी कि अगर आपको कोई आपके पास रिसोर्स का कमी है तो वो हमारे गैंग बॉस लाके देगा। नाउ नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस मतलब कि अगर आपका कोई मशीन वगैरह खराब हो गया है तो रिपेयर बॉस जो है वो बना के देगा। लास्ट इज इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर क्या है? ये इंस्पेक्शन करने आएगा गुड्स के क्वालिटी को, गुड्स के साइज को, टाइम को, सब कुछ को। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था वो इंस्पेक्शन करेगा। ये इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्शन करेगा कि क्या ऊपर से जो प्लानिंग वाले लोग बनाए थे यहाँ पे सही से वो काम इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी इंस्पेक्ट ये हर चीज का करेगा। तो ये जो है ना प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग अलग 4 लोग को हमारे टेलर भाई साहब जो है बांटना चाहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कीपिंग मशीन एंड टूल्स, ठीक है। मशीन को रेडी रखना, इंश्योर करना कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ठीक है। क्वालिटी चेक करने के लिए तो सब अपना लोग अपने अपने चीजों के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये था हमारा फंक्शनल फॉर्मेनशिप। नाउ नेक्स्ट टेक्निक क्या है? नेक्स्ट टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? तो हमारे पास जस्ट बी मी एक मिनट। स्टैंडर्डाइजेशन है कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन ये बता रहा है कि किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। एवरी बिजनेस एक्टिविटी, इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स। आप किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो बनाने का टाइम हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे मशीनरी हो, किसी भी चीज को एक स्टैंडर्डाइजेशन यानी एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए। These standards or the benchmark must be adhered to the during production, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। टू सेट अप द परफॉर्मेंस, सेकंड इज टू सेट अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मेन
एंड मशीन। और इससे क्या होगा कि आपका गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो फिक्स टाइप का है, साइज है, कैरेक्टरिस्टिक है, आप इन सभी चीजों को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चीजों को स्टैंडर्डाइज्ड करना ये हमारे टेक्निक है किसका, FW टेलर का। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ एक और है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मींस इट एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अननेसेसरी चीजों को आप अपने प्रोडक्ट लाइन से हटा दीजिए। सपोज दैट कि आपके पास कोई रेस्टोरेंट है, या फिर आपने जानते हैं आईटीसी कंपनी जानते हैं, आईटीसी कंपनी ना बहुत चीजें निकालती है। आईटीसी का होटल भी है, आईटीसी बहुत सारी चीजें निकालती है, कटलरी भी उसकी आती है। लेकिन आईटीसी जो 100% देती है उसमें से आपका 1% है, 10% जो प्रोडक्ट होगा ना वो उसका पूरा प्रॉफिट निकाल देती है। और पता है आपको आईटीसी का वो 10% प्रोडक्ट क्या है? ऑब्वियसली आईटीसी हमारी सिगरेट बनाती है और उसका इतना ज्यादा सेल है कि बाकी जितने भी उसका डाइवर्सिटी प्रोडक्ट है उसको वो ओवरलैप कर जाती है। बेसिकली रेस्टोरेंट वगैरह में होता है कि कोई एक आइटम इतना बिकता है कि बाकी 80% ऑफ प्रोडक्ट को ओवरलैप कर देता है और वहीं से वो प्रॉफिट ला देता है। तो इसका यही कहना है कि आप अपने प्रोडक्ट लाइन में अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को हटा दीजिए। इससे होगा ये कि आपका कॉस्ट बचेगा, लेबर बचेगा, है ना, मशीन बचेगा, टूल्स बचेगा, और आप अपने जो भी आपके पास है उसका फुल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने इक्विपमेंट का, और अपना टर्नओवर भी बढ़ा पाएंगे। ये एग्जांपल हमारे लिए बहुत ज्यादा चलता है। नोकिया और टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों ने स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली किया है। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, सो आपके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। ना नेक्स्ट अब आते हैं हमारे पास वर्क स्टडी। बोलेंगे मैम वर्क स्टडी क्या होता है? वर्क स्टडी, ठीक है, वर्क स्टडी के अंदर चार आता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है हमारा फटीग स्टडी। क्या है? फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब कि एक पर्सन जो है कैसा फील कर रहा है फिजिकली और मेंटली। अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो वो टायर हो जाएगा, और अगर वो एक बार टायर हो गया तो वो अपने स्टैमिना से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप एक वर्कर को, अगर आप एक 8 घंटा उसका काम, एक शिफ्ट में 8 घंटा होता है ना, एक शिफ्ट में 8 घंटा, तो आप इसमें से 1 घंटा उसको रेस्ट दीजिए, ताकि कि बाकी जो 7 घंटे वो काम करे वो अपना स्टैमिना, अपना बेस्ट एफिशिएंसी के साथ वो काम करे। ये कहता है फटीग स्टडी, है ना। द रेस्ट इंटरवल विथ हेल्प वन टू रीगेन द स्टैमिना को रीगेन और आगे खुद फिर से काम करने, सेम कैपेसिटी से काम करने वो हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली अगर प्लांट वर्क जो है काम करता है 3 शिफ्ट इन 8 आवर ईच, ठीक है, 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है, 3 शिफ्ट होता है एक दिन में, ठीक है। तो इवन इन सिंगल शिफ्ट, अगर सिंगल शिफ्ट में आपने उसे रेस्ट नहीं दिया और लंच करने का टाइम नहीं दिया है तो वो अपना एफिशिएंसी घटा सकता है ना। और अगर वर्कर कोई हैवी मैनुअल लेबर में काम कर रहा है ना, तो उसमें छोटे बीच में रेस्ट, छोटे बीच में पॉजेस, है ना, आप उसको देते रहिए ताकि वो अपना ही या शी जो भी है वो रिचार्ज कर सके अपना एनर्जी लेवल, ताकि वो अपना ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन दे सके, ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन, है ना, ताकि वो आपका जितना ज्यादा वो अपना मेहनत लगा दे उतना अच्छे से आपको काम होगा, ठीक है। तो ये कहता है हमारा फटीग स्टडी। नाउ नेक्स्ट इज आवर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है? द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, ठीक है, आप कितने समय में कौन सा काम कर रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी का क्या है कि आप डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि अगर एक बेसिक ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि एक स्टैंडर्ड टाइम लगता है बाय द बॉक्स ऑफ 20 मिनट, एक बॉक्स को बनाने में कितना लग रहा है? 20 मिनट। तो एक घंटे में 3 बॉक्स बन जाने चाहिए। अगर 20 मिनट में 20 मिनट में एक बॉक्स बनता है, ठीक है, तो 60 मिनट में 3 बॉक्स तो बन जाने चाहिए, 3 बॉक्स बन जाने चाहिए ना। तो assuming that he will make 21 box in one shift after deducting 1 hour for lunch rest from 8 hours। तो ये assume किया जा रहा है कि आप, ठीक है, आप इस 21 बॉक्स बनाया जाएगा, 21 बॉक्स बनेगा एक शिफ्ट में 21 बॉक्स बनेगा, ठीक है।
आफ्टर डिडक्टिंग, क्योंकि 8 आवर में से हम लोगों ने 1 आवर उसके लिए लंच के लिए डिडक्ट कर दिया है, लंच और रेस्ट के लिए डिडक्ट कर दिया है, तो बचता कितना है 7 आवर और 7 आवर, ठीक है, और 1 घंटे में कितना बनता है 3 बॉक्स, तो 7 आवर इंटू 3 कितना होता है 21 बॉक्स जो है बनेगा, 21 बॉक्स तो बनेगा। तो ये टाइम स्टडी होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। अब व्हाट इज मोशन स्टडी? तो मोशन स्टडी रेफर्स करता है मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, सामान उठाना, सामान को रखना, सिटिंग, चेंजिंग द पोजीशन, ये जो टिपिकल जॉब है। सपोज दैट ये पेन है ना, सपोज दैट ये पेन को, अब जैसे यहाँ पे मैग्नेट है तो मैंने चिपका दिया, ठीक है, अब मैं उसको दूर वहां रखूं, दूर में वहां रखूं, तो वहां से वापस लाने जाऊंगी, फिर लेके आऊंगी, है ना। सपोज दैट कि यहाँ पे मेरे पास स्टैंड है ना, स्टैंड है, तो मैं स्टैंड को यही रख सकती हूँ। अगर मेरे पास स्टैंड होल्डर है तो मैं इसको यही रख सकती हूँ, फिर वहां रखने की क्या जरूरत है ना। तो अननेसेसरी आपने सामान को इधर उधर रखना, सेटिंग, चेंजिंग पोजीशन, बार अपना पोजीशन चेंज करना, चीजों को लिफ्ट अप करना, ये सब मोशन जो है, इस मोशन से क्या हो रहा है कि आपका टाइम जा रहा है, आपका एफिशिएंसी जा रहा है, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज टू एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट को हटाइए, ताकि आपका कम से कम टाइम लगे अपना जॉब को एफिशिएंटली काम करने में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आप अपने प्रोडक्टिव मोशन को रखिए, इंसेंटिडेंटल यानी कि जो अचानक से हो जाए, है ना, उसको भी रखिए, लेकिन अनप्रोडक्टिव मोशन को हटा दीजिए, अनप्रोडक्टिव मोशन को हटा दीजिए। अब जैसे सपोज दैट कि आप पढ़ते हैं अपने रूम में, तो अपने बुक्स कॉपीज को आप रूम में रखिए ना, दूसरे रूम में या फिर नीचे वाले फ्लोर में रखने का मतलब है आप जाएंगे लाने, फिर आएंगे चढ़ के वापस ऊपर, रोज रोज ये रिपीटेटिव काम कर रहे हैं। इससे सपोज है कि अपने रूम में एक छोटा सा शेल्फ बना लीजिए, एक टेबल, या फिर अपने बेड के साइड में रखिए, है ना। तो टेलर यूज स्टॉप वॉचेस टू वेरियस सिंबल्स एंड कलर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशन। टेलर जो ना अलग अलग स्टॉप वॉचेस को बनाया था ताकि अलग अलग सिंबल और कलर को यूज कर सके और आइडेंटिफाई करे कि क्या क्या अननेसेसरी मोशंस है। इसको कहते हैं हम लोग मोशन स्टडी। नाउ लास्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे टू डूइंग जॉब। कोई भी काम करने का एक बेस्ट वे क्या हो सकता है वो हमारा बताता है मेथड स्टडी, है ना। वो मेथड स्टडी ऐसा नहीं कि आज चालू हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोक्योरमेंट, कोई भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का जब प्रोक्योरमेंट हो रहा है ना, और टिल फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर, जब तक वो प्रोडक्ट बन के डिलीवर नहीं हो जाता है कस्टमर, हर जगह मेथड का जरूरत है, हर जगह एक मेथड का जरूरत है। और ये सारी मेथड जो है ट्राइड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैक्सिमम बेनिफिट दे मिनिमम कॉस्ट के साथ, वो मेथड हमारी सेलेक्ट होनी चाहिए, है ना, वो मेथड हमारी सेलेक्ट होनी चाहिए। मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कीजिए, प्रोडक्शन का, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको आप मिनिमाइज कीजिए, क्वालिटी को मैक्सिमाइज कीजिए और कस्टमर को सेटिस्फाइड कीजिए। दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। यानी कि इन शॉर्ट कि आप एक ऐसा मेथड लेके आइए अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें अननेसेसरी कोई चीजें ना हो, चीजें टाइम पे हो, है ना, कॉस्ट कम आए, क्वालिटी मेंटेन रहे, है ना। और हर जगह मेथड लगाइए, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कर रहे हैं, नहीं, प्लानिंग से लेके शुरू से लेके जब तक वो कस्टमर को डिलीवर नहीं हो रहा तब तक पूरे प्रोसेस, हर चीज को मेथड तरीके से वो कीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट टेक्निक हमारे पास बचता है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। आखिर अब ये क्या होता है? तो टेलर कहता है कि मैं अलग करना चाहता हूं, किसको? एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर को। तो ये अलग कैसे होगा? तो अलग करने के लिए वो चाहते हैं कि जो भी एफिशिएंट वर्कर है, जो टाइम पे काम कर रहा है, जो कॉस्ट कम लगा रहा है, क्वालिटी अच्छा दे रहा है, उसको रिवॉर्ड देंगे। उसको क्या करेंगे? रिवॉर्ड देंगे। सो ही इंट्रोड्यूस, इन्होंने एक रेट ऑफ वेज पेमेंट निकाला कि जो स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेगा और जो स्टैंडर्ड के नीचे काम करेगा। जो स्टैंडर्ड के, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए, इट इज डिटरमाइन दैट जो स्टैंडर्ड को अगर जो ऊपर काम करेगा, ठीक है, उसको 50 पर यूनिट देंगे, और जो बिलो स्टैंडर्ड करेगा वो 40 पर यूनिट है, ठीक है, एक दिन का 10 यूनिट है, ठीक है। तो अगर कोई एफिशिएंट वर्कर है, एन एफिशिएंट वर्कर क्या करेगा? 10 है ना, स्टैंडर्ड क्या है? 10 है, तो एफिशिएंट वर्कर क्या करेगा? एक ज्यादा बनाएगा उससे, यानी कि 11 यूनिट बनाएगा वो, 11 यूनिट इंटू 50 यानी कि 550 पर डे। और एक इनएफिशिएंट वर्कर क्या है? वो 9 ही यूनिट बना पाएगा इंटू 40, क्योंकि इनएफिशिएंट का कितना था? 40 था, तो 9 इंटू 40 इंटू 360 पर डे।
अब जो इसके 550 और 360 के बीच का जो 190 डिफरेंस है ना, 190 डिफरेंस, ये डिफरेंस इनफ है वर्कर को मोटिवेट करने के लिए कि वो अगले बार अच्छा परफॉर्म करे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ओके, इसी में आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी थी, फिर से बता देती हूँ। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? मेंटल रेवोल्यूशन ये होता है कि जहाँ पे वर्कर्स है ना, वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज होना चाहिए कि बोथ आर इम्पोर्टेंट टू ईच अदर। आप लोग को आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इसीलिए आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस है ना, ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस है, तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए वर्कर्स में, ताकि वर्कर जो है अननेसेसरी है ना, अननेसेसरी डिमांड करते हैं ना, अननेसेसरी डिमांड फॉर स्ट्राइक, ये सब वो नहीं करेंगे। उनके दिमाग में ऑलरेडी होगा, ठीक है, दे थिंक अबाउट organization to achieve their goals, है ना। तो ये था मेंटल रेवोल्यूशन, जो इसी का पार्ट है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो दैट्स इट गाइस, हमारा यहाँ पे फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक टेक्निक भी खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो कुछ भी नहीं समझ में आया, तो प्लीज कमेंट में डाउन करके पूछिए। थैंक यू सो मच।